नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वक्त हो गया है राजधर्म का। राजधर्म में आज बात होगी इजराइल के बारूदी इंतकाम की। 25 दिन के बाद इजराइल ने अपना ईरान से बदला पूरा कर लिया है। इजराइल ने यह इंतकाम कैसे पूरा किया, कहां कहां अटैक किया, यह अटैक कितना घातक था, अब आगे ईरान क्या करने जा रहा है, और अगर आज की तारीख में जंग होती है तो कौन किस पर पड़ेगा भारी, अमेरिका की भूमिका इसमें क्या होगी। आज एक एक सवाल का डिटेल में जवाब यहीं पर राजधर्म में आपको मिलेगा। हमारे साथ स्टूडियो में बेहद खास मेहमान मेजर जनरल संजय फोई मौजूद हैं। आप डिफेंस एंड वॉर एक्सपर्ट हैं। आपको ईरान पर इजरायली हमले की पूरी बारीकी समझाएंगे, लेकिन सबसे पहले कुछ तस्वीरें आपके सामने रखने जा रही हूं। इजराइल के एयर स्ट्राइक की ये बड़ी खबर, ये बड़ा अपडेट आपको दे दूं। इजराइल के एयर स्ट्राइक में 2 ईरानी सैनिक मारे गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दूं। इस बात की जानकारी खुद ईरान की ओर से दी गई है। ईरान ने कबूल किया है कि इजराइल के हवाई हमले में 2 सैनिक मारे गए हैं। इजरायली एयरफोर्स ने करीब 13 घंटे पहले ईरान पर एयर स्ट्राइक की थी और अब जाकर यानी कि 13 घंटे के बाद ईरान ने आखिरकार ये कबूल किया है कि उसके 2 सैनिकों की मौत हुई है और ये एयर स्ट्राइक हुई है। आपको बता दें, इजराइल ने ईरान के 3 शहरों पर बॉम्बार्डिंग की थी और ये सारी स्ट्राइक ईरान के सैन्य ठिकानों पर किए गए पिन पॉइंटेड टारगेटेड अटैक थे। इस अटैक के बाद इजराइल ने यह ऐलान कर दिया है कि उनकी तरफ से ये एक्शन पूरा हो गया है, लेकिन अगर अब ईरान कोई हिमाकत करेगा तो फिर उसे अंजाम भुगतना होगा। जरा ये तस्वीर आप देखें, ईरान की राजधानी तेहरान की ये तस्वीर जहां पर इजराइल की एयर स्ट्राइक हुई है। जरा फुल फ्रेम ये तस्वीर दिखाएं हमारे दर्शकों को। आईडीएफ की एयर स्ट्राइक, आप देखिए ये इलाका फिलहाल जो अंधेरे में भी नजर आ रहा है, लग रहा है कि कोई रिहायशी इलाका है। पूरा टाउन यहाँ पर दिखाई दे रहा है, इमारतें दिखाई दे रही हैं और उसके ऊपर ये इतनी बम्बार्डिंग दिखाई दे रही है। लगातार आसमान में ऐसा लग रहा है मानो आतिशबाजी हो रही है, लेकिन ये बारूदी बारिश की तस्वीरें मैंने आपके सामने रखी हैं। जरा अब एक और तस्वीर इस वक्त आप देखें। नेतन्याहू ये पहले ही कह चुके थे कि इंतकाम लिया जाएगा, बदला लिया जाएगा और कड़ा जवाब दिया जाएगा। 25 दिन का ही वक्त भले ही लगा, लेकिन 25 दिन के बाद ये एयर स्ट्राइक हुई है। अब सवाल ये उठता है कि इसका ईरान कैसे जवाब देगा, क्योंकि ईरान का एग्रेशन उसकी पहली स्ट्राइक में दिखाई दिया था। इजराइल ने यह हमला कैसे किया, उसके कौन कौन से और कितने फाइटर जेट इस ऑपरेशन में लगे और कितनी मिसाइलों को इस्तेमाल किया गया, ये मैं आगे आपको बताऊंगी। लेकिन क्यों ईरान पर हमला करने में इजराइल को इतना वक्त लग गया। पिछली रात की बात करें, ईरान पर जब इजराइल ने हमला किया तो उसकी क्या तस्वीरें सामने आई, जरा वो तस्वीरें आप देखें। ये तस्वीरें ईरान की राजधानी तेहरान की है। कल रात करीब 2 बजे इजराइल ने ईरान पर एयर स्ट्राइक कर दी। उसके लड़ाकू विमानों ने ईरान की राजधानी तेहरान पर एक के बाद एक कई सारी मिसाइलें दागी। जानकारी के मुताबिक सैन्य ठिकानों को ही निशाना बनाया गया और 1 अक्टूबर के हमले का ये बदला है। ये देखिए, ये भी रिहायशी इलाका है। इंटरसेप्ट करता हुआ ईरान का ये डिफेंस सिस्टम। फोई साहब, ये जो इस वक्त आप देख रहे हैं, ये वही है कि अटैक तो हो रहा है, लेकिन इसे डिफेंड भी वैसे ही किया जा रहा है। कितने चरणों में ये अटैक हुआ, पहले तो आप इस अटैक का मतलब समझाएं। देखिए, ऐसा है कि वाकई में जैसे आप अभी बता रहे थे, बिल्कुल ठीक बता रहे थे पल्लवी जी, के 1 अक्टूबर को जब इजराइल ने 200 से ज़्यादा बैलिस्टिक मिसाइल दागे थे, तब से ही पूरी दुनिया की निगाहें थी कि अब इजराइल क्या करेगा। और इजराइल के पास कई ऑप्शन थे कि क्या वो ऑयल फैसिलिटीज़ पर हमला करे, न्यूक्लियर साइट्स पर हमला करे, या उनके टॉप लीडर्स पर हमला करे, या मिलिट्री साइट्स पर हमला करे। यहाँ पर प्रेशर आया था उनके ऊपर अमेरिका से और इंटरनेशनल लोगों से भी, कई कंट्री से प्रेशर आया कि आप न्यूक्लियर साइट और ऑयल फैसिलिटी पर हमले ना करें, क्योंकि न्यूक्लियर पर होने से रेडिएशन का खतरा पूरे इलाके में जान माल का और आम आदमियों के ऊपर बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। दूसरी बात जो इन्होंने कही थी कि वो
ऑयल रिफाइनरीज पर अगर हमला करते हैं, ऑयल फैसिलिटी पर, दुनिया में ऑयल की कीमत बहुत बढ़ जाएंगी। खास तौर से 5 नवंबर को अमेरिका में इलेक्शन होना है, तो वो इलेक्शन के होते हुए अगर महंगाई और बढ़ जाती है, ऑयल प्राइसेस और बढ़ जाते हैं, तो इलेक्शन में नेचुरली नुकसान हो जाता है, बाइडेन को भी नुकसान हो जाता है। तो उन्होंने प्रेशर डाला होता इस पर भी हमला ना करें। पूरी दुनिया का प्रेशर था, यूरोप और अमेरिका पहले ही महंगाई से जूझ रहे हैं। तो ये सब देखते उन्होंने लिमिटेड अटैक किया, उनके मिलिट्री टारगेट्स पर ही अटैक किया। तो मेरे हिसाब से एक लिमिटेड अटैक था जो कि उन्होंने किया, और एक प्लान तरीके से किया। जैसे भी आप बता रहे थे कि 3 वेव्स में हमला किया गया। 3 वेव्स का मतलब हुआ कि जैसे इन्होंने एक सोची समझी आपने चूंकि वेव का जिक्र कर दिया है, तो मैं जरा उससे जुड़ा हुआ एक ग्राफिक प्ले कर देती हूँ, तो दर्शकों को और समझ में आएगा। जब हम ये कह रहे हैं कि 3 वेव में, 3 चरण में ये हमला किया गया, तो ये किस तरीके के चरण थे? देखिए, जब पहला चरण अटैक का था, तो उस वक्त ईरान का जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसे टारगेट किया गया, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम इंपैक्ट डाला जा सके। बाकी की 2 स्ट्राइक्स में, जरा तस्वीरें हमारे दर्शकों के सामने रखें। जिस तरीके की इजराइल की ये जवाबी कार्रवाई है, 1 अक्टूबर का बदला लिया गया है। अब देखिए, फाइटर जेट का इस्तेमाल किया गया, जो पहला स्टेप था। उसमें जो इनके एयरक्राफ्ट थे, फाइटर जेट थे, स्पेशल मिशन जेट इस्तेमाल किए गए, हेलीकॉप्टर इस्तेमाल किए गए। सर, इसके बारे में थोड़ा बताएं कि ये किस तरीके का फाइटर जेट है और कितना बड़ा इंपैक्ट क्रिएट कर सकते हैं। बिल्कुल, देखिए, ऐसा जब लड़ाई हो रही है, आपकी किसी से लड़ाई हो रही है, तो अगर आप उसकी आंखें यानी कि रडार है उसको अंधा कर दें, उसकी बाजुओं को ख़त्म कर दें, तो दूसरा आदमी लड़ाई लड़ने में अक्षम हो जाता है। तो यही कारण उन्होंने पहले रडार सिस्टम और एयर डिफेंस सिस्टम के ऊपर अटैक किया, जो पहली वेव गई, जो पहले चरण में, ताकि जो बाकी 2 चरण में जब वो बाकी मिलिट्री टारगेट पर हमला कर रहे हैं, यानी कि उनकी मिसाइल साइट्स, रॉकेट साइज, IRGC के अड्डे, जहाँ जहाँ उनके डिपोज हैं वो, और जो मिसाइल की फैक्ट्रीज हैं, उनके ऊपर जो हमला किया, वो आसानी से बिना बेदखल किए हुए कर पाएँ। दूसरी बात यह कि जो इसमें एयरक्राफ्ट यूज़ किए, जब इस प्रकार के 100 जहाज गए हैं, तो एक पैकेज के तौर पे जाते हैं। इसमें F-35 जो उनका सबसे आधुनिक जहाज है वो गया था। इसके अलावा F-15 गए थे, जो कि ग्राउंड अटैक एयरक्राफ्ट है, जो कि एयर डिफेंस सिस्टम के ऊपर जिन्होंने अटैक किया। फिर F-16 गए थे साथ में, जो कि अगर उनका कोई जहाज, जैसे उनके पास इससे जुड़ी हुई तस्वीर दिखा दूं तो फिर आप ब्रीफ करिएगा। जरा तस्वीरें आप के सामने अब रख रही हूं। इजराइल की एयर स्ट्राइक का ग्राउंड पर कितना असर हुआ, उसकी ये तस्वीर आपके सामने। दक्षिण तेहरान का शम्स अबद इंडस्ट्रियल एरिया, जहां इजराइल की एक मिसाइल वहां की फैक्ट्री पर गिरी, और वो फैक्ट्री पूरी तरह से कैसे तबाह हो गई वो आप देखिए। ये तेहरान का इंडस्ट्रियल इलाका, जहां पर इस फैक्ट्री पर से धुआं उठता हुआ आप देख रहे हैं। कुछ आम लोग यहाँ पर इस फैक्ट्री में काम करने वाले लोग दिखाई दे रहे हैं। फैक्ट्री को नुकसान पहुंचा है, लेकिन ये एयर स्ट्राइक आप जैसे बता रहे हैं किस तरीके के फाइटर बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि जो ग्राउंड अटैक हैं जो F-15 ने किया, F-15 ने किया है, वो फैक्ट्री, ये फैक्ट्री थी, जमीन से जमीन जो मिसाइल फायर करते हैं उसके ऊपर इन्होंने हमला किया। जो पूरी इनका इंटेलिजेंस आ गई थी, खबर आ गई थी यहाँ पर ये फैक्ट्री है, और यही मिसाइलें वो हिजबुल्लाह को दे रहे थे, हूथी को दे रहे थे, और ईरान भी इससे फायर कर रहा था। तो यानी कि उनकी लड़ने की क्षमता को इन्होंने कम करने की कोशिश की है कि आगे मिसाइल बनाने में ज़्यादा सक्षम ना हो सके। साथ ही साथ जैसे मैं बता रहा था कि F-15 हो गया, F-16 फाइटर जहाज हो गए, जो कि अगर उनका कोई, जैसे उनका मिराज है, MiG-29 है, पुराने F-5 वगैरह हैं, उनमें से कोई आता उसको टैकल कर सके, इनका मिशन सक्सेसफुल हो जाए। और तीसरी बात, जो इन्होंने कुछ ESM जहाज भी उड़ाए थे, जो इनका पूरे सिस्टम को जैम कर दे, जो कम्युनिकेशन सिस्टम है, रडार सिस्टम है, जैम कर दे। एक पूरा पैकेज बना के प्लान तरीके से इंटेलिजेंस लेके इन्होंने हमला किया। जल्दीबाजी में कोई इन्होंने हमला नहीं किया कि उन्होंने 1 अक्टूबर को किया, हम 2 अक्टूबर को जाके हमला कर, इसलिए वो 25 दिन का वक्त भी लगा। इजरायली एयरफोर्स के 100 से ज्यादा फाइटर जेट ने एक साथ ईरान पर धावा बोला। इजराइल के टारगेट पर इस बार ईरान का मिलिट्री बेस था। ईरान के 20 ठिकानों पर ताबड़तोड़ एयर स्ट्राइक किए गए। बताया जा रहा है कि इस ऑपरेशन में इजराइल ने F-35 फाइटर जेट्स का इस्तेमाल किया, जिसने ईरान की मिसाइल और ड्रोन बनाने वाली फैक्ट्रीज को तबाह कर दिया है। इजराइल के हवाई हमले में अब तक 2 ईरानी सैनिक मारे गए हैं, जिसकी पुष्टि ईरान ने कर दी है। ईरान के तेहरान पर इजरायली अटैक की कुछ और तस्वीरें जो सामने आई हैं, उसमें आप देखें, इजरायली मिसाइल ईरान में गिरती हुई स्पष्ट दिखाई दे रही है।
ईरानी एयर डिफेंस सिस्टम उसे इंटरसेप्ट करके उसे हवा में ही खत्म करने की कोशिश भी कर रहा है। ये जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसे एक्टिवेट कर दिया गया। जाहिर है ये जंग का एक माहौल पूरे मिडिल ईस्ट में बना हुआ है और इजराइल जैसा कि पहले ही कह चुका था कि उसे जो छेड़ेगा फिर वो उसे छोड़ेंगे नहीं, और अगर एक बार किया जाएगा उसके बदले में 10 बार किया जाएगा। अब देखिए कैसे बारूद आपको आसमान में दिखाई दे रहा है। इजरायली एयरफोर्स ने 3 घंटे तक ईरान पर लगातार बमबारी की। इजराइल ने ईरान की राजधानी तेहरान, खुजेस्तान और इलम को टारगेट करके हवाई हमला किया। इजराइल ने ईरान के किसी सिविलियन एरिया को निशाना नहीं बनाया। उसके हमले का पूरा फोकस ईरान की एलीट फोर्स IRGC के ठिकाने थे। इजराइल ने यह दावा किया है कि उसके अटैक में ईरान को भारी नुकसान हुआ है। IRGC के कई मिसाइल और ड्रोन बेस इसमें तबाह हो गए हैं, जो कि खुजेस्तान, तेहरान और इसके अलावा एक और इलम, ये 3 शहर ऐसे जहां पर इनके IRGC के ठिकाने थे, उन्हें अटैक किया गया है। इजराइल की ये जवाबी कार्रवाई रात करीब 2 बजे शुरू हुई, जो अगले 3 घंटे तक चलती रही। ईरान के सैन्य ठिकानों को उसने फाइटर प्लेन से लगातार अपने निशाने पर लिया। 3 घंटे तक हमले के बाद इजराइल की तरफ से जारी बयान में यह कहा गया कि उसने बदला ले लिया है। ईरान के खिलाफ उसका ऑपरेशन खत्म हो चुका है, लेकिन अगर ईरान कोई जवाबी कार्रवाई आगे करता है तो इस बार उसे इससे भी ज्यादा खतरनाक तरीके से जवाब मिलेगा। इसका मतलब तो फिर यही हुआ कि अभी तक तो केवल सैन्य ठिकाने थे, फिर सिविलियन इलाकों को भी क्या टारगेट किया जाएगा। लेकिन पहले आप ये तस्वीरें देखें। 我们可以看到，在我摄像机录制的方向，这一片亮光的地方就是伊朗的军营，然后在这片军营的上空，刚刚我们拍摄到了防空系统进行拦截的相关的画面。 जिस वक्त तेहरान पर इजरायली फोर्स बम बरसा रही थी, उस वक्त एक चीनी पत्रकार वहीं पर मौजूद थे। उन्होंने जो देखा, जो हमला उन्होंने एक्सपीरियंस किया, वो उन्होंने अपनी नजरों के सामने उसे कैद भी किया। ईरान की एयर डिफेंस सिस्टम इजरायली मिसाइल को रोकने की कोशिश करता रहा। आप देखिए वही पत्रकार, जो चीनी पत्रकार है, ये बताने की कोशिश कर रहे हैं, मेजर जनरल सोई, 1 अक्टूबर को ईरान के अटैक का इजराइल बदला लेगा। ये बात तो सभी को पहले से पता थी और ये साफ था कि ये अटैक होगा ही होगा, और इजराइल ने 25 दिन के भीतर ये कर भी दिखाया। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या ईरान को इसकी खबर नहीं थी, या ईरान भी वेल प्रिपेयर्ड था? वो ये जानता था कि ये अटैक आना ही है। आज देखिए, तो इसमें कोई शक नहीं है कि ईरान को पता था कि हमला तो करेगा ही। अब ये था कि किस टारगेट पर करेगा, और ये इतने दिन से वो अलर्ट भी थे। यही कारण है कि देखिए कहीं ना कहीं सरप्राइज फैक्टर भी होता है कि जब वो पूरी तरह से तैयार हों तब हमला मत करो, थोड़ा सा वो ढीले हो जाएं। और दूसरा एक इन्होंने माहौल ऐसा बनाया कि अमेरिका ने कहा अटैक मत करो, तो ऐसा माहौल और प्रोपेगेंडा निकला कि शायद 5 नवंबर तक ये हमला ना करें, अमेरिका के इलेक्शन हो जाएं उसके बाद हमला करेंगे, क्योंकि बाइडन नहीं चाहता था पहले हमला हो और ऑयल प्राइसेस या दुनिया में अशांति और बढ़ जाए। तो ऐसा माहौल बन के फिर तब इन्होंने अचानक कल हमला कर दिया। इसके पैटर्न पर भी आपसे जानना चाहती हूँ कि ये जो पैटर्न है इजराइल के किसी भी अटैक को हम देखें कि जिस शहर पे वो अटैक करता है और जैसा अटैक करता है वो एक तरीके की तबाही लेकर आता है, डिवास्टेटिंग इज द वर्ड। लेकिन ये जो अटैक उसने ईरान पर किया है, ईरान के किरण उसके 2 सैनिक मारे गए हैं, और जैसी तबाही की तस्वीरें हमें इस दौरान हमने हाल के दिनों में देखी है, इससे कुछ अलग ये तस्वीर दिखाई दे रही है। क्या कुछ बदला है? ये जो है ना, ये प्रोपेगेंडा वॉर यहाँ ज़्यादा चल रहा है, क्योंकि आप देखिए किस हिसाब से बिल्डिंगें तहस नहस दिख रही हैं, यहाँ पे नज़र हो रही हैं। 100 से ज़्यादा एयरक्राफ्ट गए हुए हैं, उन्होंने अटैक किया, मिसाइल फायर किए दुनिया भर की, और उन्होंने पूरा इंटेलिजेंस लेके हमला किया। यहाँ पे एक बात तो जाहिर है कि इजराइल ने जैसा आप ठीक कह रही है, जितना करता है, जितना तोड़ता है, उतना नहीं किया है। उन्होंने एक पिन पॉइंट टारगेट सिर्फ उनके IRGC की बेसिस, मिसाइल बेसिस, ड्रोन बेसिस और उनकी फैक्ट्री पर ही हमला किया है, और चाहे ऑयल रिफाइनरी, न्यूक्लियर या और इंडस्ट्रियल बेसिस पे हमला नहीं किया। तो लिमिटेड अटैक है एक तरह से। दूसरी बात यह है कि उन्होंने किस प्रकार से ये किया कि जैसे हिजबुल्लाह, हमास जैसे वहाँ पड़ते पूरा मटिया मेट कर देते हैं, कोई चिंता नहीं है, क्योंकि वो प्रॉक्सीज थी। लेकिन यहाँ पे सामने की लड़ाई, यहाँ पे सामने की लड़ाई है। दोनों नहीं चाहते कि लड़ाई बहुत ज्यादा बढ़े। यहाँ पे उसने किया, अब इजराइल का बयान देखिए, उसने कह दिया हमने बदला ले लिया है, अब हम और नहीं करें। मतलब अगर इनकी लाइनों के बीच में आप पढ़ेंगी तो अब हम और नहीं करेंगे, अगर तुमने कुछ किया तो हम करेंगे।
यानी कि ये यहीं पे रोक देना चाहते हैं। और ईरान कह रहा है कुछ भी नहीं हुआ, हमारे 2 ही सैनिक मरे। तो ईरान भी अपना फेस सेविंग कर रहा है, अरे वो आए हमला किया, कुछ तो हुआ नहीं, खाली मार मूर के चले गए, हमने इजराइल पे हमला किया, हमने बड़ा भयंकर हमला किया था। तो मैं इसमें अगर ईरान का पर्सपेक्टिव समझूं, यानी ईरान के ऊपर एक दबाव था, वो पूरी मिडिल ईस्ट कम्युनिटी का वो दबाव था कि आप क्या कर रहे हैं। बिल्कुल, हिजबुल्लाह पर हमला हो गया, हमास पर हमला हो गया, यमन में भी हमला हो रहा है, अब तो जो मिलिशिया है उस पर भी हमला हो रहा है कि आपने क्या किया, आपका प्लान ऑफ एक्शन क्या है। तो उन्होंने कहा कि भाई हमने भी तो इजराइल पर हमला कर दिया, और इजराइल को यह बताना था कि हम पर हमला करने वाले को हम छोड़ते नहीं है, इसलिए पिन पॉइंटेड ये अटैक था। बिल्कुल। ये जरा एक तस्वीर मैं आपके सामने और रखती हूँ। इजराइल का कहना यह है कि उसने 1 अक्टूबर का बदला लेने के लिए ईरान पर यह हमला किया। अब ये हमले की तस्वीर आप देखें। जैसे 1 अक्टूबर को ईरान के अटैक में इजराइल का डोम सिस्टम फेल साबित हुआ, ठीक इसी तरह इजराइल ने जब ईरान पर अटैक किया तो उसका भी एयर डिफेंस सिस्टम फेल ही नजर आया। शुरुआत में तो ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम ने इजराइल के मिसाइल्स का काउंटर अटैक किया था, लेकिन इजराइल की स्ट्रैटेजी के सामने आखिरकार ईरान का एयर डिफेंस सिस्टम कैसे फेल हुआ, वो आप इस तस्वीर में देखिए। یه سریش پدافنده ایرانه. اینا یه سریش अच्छा, ये इंटरसेप्शन आप सर समझा सकते हैं कि मिसाइल्स को इंटरसेप्ट कहाँ किया जा रहा है? जरा उन्हीं तस्वीरों को वापस से प्ले करते हैं, हम दर्शकों को भी समझाएं कि ये कैसे इंटरसेप्ट कैसे किया जाता है। बिल्कुल, देखिए जब वो कोई भी मिसाइल या कुछ आ रही होती है तो 3 हिस्सों में ये एयर डिफेंस सिस्टम होता है। एक होता है रडार, जो कि आइडेंटिफाई होता है कहाँ से आ रही है, क्या डायरेक्शन है। दूसरा होता है कंट्रोल सेंटर, वो रडार तुरंत कंट्रोल सेंटर में खबर भेजता है, वो आइडेंटिफाई जैसे ये जो अचानक से 5 मिसाइलें हमने आती हुई देखी। बिल्कुल, तो रडार ने पकड़ा, कंट्रोल सिस्टम बहुत सेकंड्स में काम होता है, बहुत तेजी से काम होता है, मिली सेकेंड में, उसका तुरंत कंट्रोल रूम में जाता है। कंट्रोल रूम जो उसके पास वाला मिसाइल यूनिट है उसको डायरेक्ट करता है, वो सीधा फायर करता है और इसको हवा में जो मिसाइल है उसको डिस्ट्रॉय करता है। ये सभी मिसाइल सिस्टम इसी तरह काम करते हैं। ये जो तस्वीर हम देख रहे हैं, हमारे दर्शक देख रहे हैं, इससे तो देखकर ऐसा लग रहा है कि कंप्लीटली ये एयर डिफेंस सिस्टम फेल नहीं हुआ। बिल्कुल, देखिए इनके पास, ईरान के पास हालांकि पुराने एयर डिफेंस सिस्टम हैं, S-300 हैं, कुछ उनके अपने हैं, और एक शॉर्ट रेंज, मिडिल रेंज और लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम है। लेकिन जो ईरान ने जो पैकेज भेजा था अपना पूरा 100 एयरक्राफ्ट में, उसे पहले चरण में उन्होंने, जैसे अभी हमारा बातचीत हुई थी कि एयर डिफेंस सिस्टम को उन्होंने न्यूट्रलाइज किया, तो वो था कि किस प्रकार से F-35 ने और जो जैमिंग वाले थे उन्होंने जैम किया, जो रडार के द्वारा ARM मिसाइल होती हैं, एंटी रेडिएशन मिसाइल, जो कि जहाँ से रडार से रेडिएशन आ रहा है उसी को पकड़ के वहीं पर अटैक करती हैं। तो उन्होंने इस प्रकार से जहाँ जब भी रडार खुले उनके ऊपर हमला किया, उनको डिस्ट्रॉय किया। तो शुरू में उनका, जैसे बिल्कुल ठीक कह रही, कुछ फायर किया उन्होंने, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने उनको न्यूट्रलाइज करके ख़त्म कर दिया। उसके बाद अगले 2 चरण में उन्होंने खुल के हमले किए और जहाँ जहाँ मिलिट्री बेसिस पर उनको बर्बाद किया। जी, आखिर इजराइल की वो कौन सी स्ट्रैटेजी थी जिसने ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम को भेदा? आखिर क्यों ईरान का एयर डिफेंस सिस्टम फेल साबित हुआ? तो उसके बारे में कुछ डिटेल्स मैं आपके सामने रख दूं। इजराइल ने ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम को ध्वस्त करने के लिए 3 स्टेप ऑपरेशन किया, यानी कि एक बार में इस ऑपरेशन को अंजाम नहीं दिया गया, बल्कि स्टेप बाय स्टेप हुआ। सबसे पहले इजराइल ने ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम को टारगेट किया, जिसका मकसद था कि ईरान और कोई अन्य देश लोकेशन ना जान पाए। इसके बाद ईरान की राजधानी तेहरान और करज को निशाना बनाया गया। इसके बाद ईरान के मिसाइल और ड्रोन ठिकानों पर अटैक किया गया। तीसरे स्टेप में मिसाइल और ड्रोन प्रोडक्शन सेंटर पर इजराइल ने हमला कर दिया। 3 स्टेप स्ट्राइक के पहले स्टेप में इजराइल ने ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह किया, ताकि उसके फाइटर जेट बिना किसी रुकावट के ईरान में घुसकर ऑपरेशन को अंजाम दे पाए। इजराइल के निशाने पर ईरान के वो सारे ठिकाने थे जहां से ईरान ने 1 अक्टूबर को इजराइल पर मिसाइल अटैक किया था, यानी कि मिसाइल बेस, ड्रोन बेस, वेपन प्रोडक्शन साइट और एयर डिफेंस सिस्टम, सभी को तबाह किया गया।
हमने ईरान के अलग अलग इलाकों में टारगेट पर सटीक हमले किए। इनमें पिछले साल इजरायल पर हमला करने के लिए ईरान की तरफ से इस्तेमाल की जाने वाली मिसाइल प्रोडक्शन साइट भी शामिल थी। इसके साथ ही हमने ईरान की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल श्रृंखलाओं और ईरानी हवाई क्षमताओं को भी निशाना बनाया, जिसका मकसद ईरान में इजरायल हवाई ऑपरेशन को रोकना था। इजरायल अब ईरान में भी हवाई ऑपरेशन कर सकता है। इजरायल की राजधानी से तेहरान करीब 1900 किलोमीटर दूर है। इजरायली फोर्स ने तेहरान के अंदर तक ये टारगेट किया। करीब 2000 किलोमीटर तक ईरान पर इजरायल के हमले का रूट क्या है वो आपको बता दूं। बताया जा रहा है कि इजरायली फाइटर जेट्स ने जॉर्डन का एयर स्पेस इस्तेमाल किया और जॉर्डन से होते हुए इजरायली लड़ाकू विमान सीरिया में दाखिल हुए, जहां दमिश्क पर उसने ईरान के प्रॉक्सी संगठन के ठिकानों पर अटैक किया। इसके बाद फाइटर जेट इराक पहुंचे, बसरा में ईरान के प्रॉक्सी संगठन के ठिकानों पर बमबारी की और उसके बाद यहां से तेहरान पर हमला किया गया। ये जिस तरीके का रूट तैयार किया गया, देखिए अभी तक जॉर्डन की भूमिका मिडिल ईस्ट में इस पूरे तनाव के बीच में आप देखें तो शून्य पर ही है। कोई साइड नहीं लिया है और सबको पता है कि वो क्यों ऐसा कर रहा है। लेकिन ये जो तरीका अपनाया गया और ये जो रूट लिया गया, इस वक्त मैं दर्शकों की जानकारी के लिए ये भी बता दूं, इस वक्त पूरा जो मिडिल ईस्ट का ये पूरा एयर स्पेस है उसे पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। कोई भी सिविल एयरक्राफ्ट यहाँ से उड़ान नहीं भर रहा है, सब कुछ ग्राउंडेड है। सर नहीं, बिल्कुल ऐसा कि आपने बताया 1900 से 2000 किलोमीटर दूर है, आसान नहीं था। 3 देशों से निकल के गए। जॉर्डन की पहले ही इनके साथ इसराइल के साथ संधि है। हालांकि ईरान ने पहले वार्निंग दी थी कि अगर किसी भी देश का एयर स्पेस यूज़ किया गया तो उस देश को भुगतना पड़ेगा, कड़े परिणाम भुगतने पड़ेंगे। लेकिन जिस प्रकार से माहौल है उसको देखते हुए बड़ा इम्पॉर्टेंट था कि जॉर्डन चुप रहे, शांत रहे, क्योंकि उसको पता है इजराइल से ज़्यादा हम पंगा नहीं ले सकते हैं। दूसरी बात, सीरिया और जो इराक में उन्होंने उन बेसिस पे हमला किया, ये एक डिसेप्शन का भी माहौल होता है कि जब उनको धोखा देना कि जो जहाज जा रहे हैं, ईरान को लग रहा है कि ये शायद इन बेसिस पर हमला करने के लिए आए हैं, जबकि कुछ जहाज़ों ने हमला किया और बाकी जहाज आगे बढ़ते चले गए और ईरान के पास पहुंच के ईरान पे हमला कर दी, क्योंकि तब तक वो ईरान के काफ़ी पास आ गए थे। तो एक धोखा देने का भी तरीका होता है कि जब तक वो सोच रहे हैं वहीं हमला करके वापस जाएंगे, लेकिन ईरान के ऊपर हमला हो गया। तो ये, और जिस प्रकार से देखिए यहाँ जो उन्होंने, जो प्रवक्ता ने बताया है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट कि उन्होंने उनके एयर डिफेंस सिस्टम को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया। एयरफोर्स उनकी वैसे ही बहुत पुराने जहाज हैं, तो अब ज़रूरत पड़ने पर वो कभी भी ईरान के ऊपर हमला कर सकते हैं और खुल के हमला कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे दोनों में ज़मीनी लड़ाई नहीं हो सकती। 1900 किलोमीटर, 2000 तकरीबन 2000 किलोमीटर का गैप है। आपस में इन्फेंट्री, टैंक्स, ये तोपें नहीं लड़ सकती। यहाँ भी लड़ाई होगी मिसाइल की, यहाँ पे लड़ाई होगी एयरफोर्स की, यहाँ पे लड़ाई होगी ड्रोन्स की। तो उनको जो रोकने की ईरान की ताकत थी उसको अभी इन्होंने बर्बाद कर दिया, जो वाकई में एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक कदम इनका रहा है। पल्लवी जी। आधी रात को हुए इस हमले ने पूरे ईरान को कैसे दहलाया, उसकी कुछ और तस्वीरें मैं आपके सामने रख रही हूं। आप पहले ये तस्वीरें देखें, फिर इस पर चर्चा होगी। ये जो तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं, मैं पहले ये तस्वीर आपको बता दूं क्या है कि जब आसमान में एयर डिफेंस सिस्टम काम कर रहा होता है और वो किसी मिसाइल को इंटरसेप्ट करता है
और उसको हवा में ही गिराता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसके डिब्रीज आकर नीचे नहीं गिरते हैं। अलग अलग जगहों पर जहां पर उसके थोड़े बहुत टुकड़े, उसके कण आके गिरते हैं, उसी की ये आग की तस्वीर आप देख रहे थे, जो कि वहां से गुजरते हुए एक राहगीर ने अपने कैमरे में कैद की। कार में वो वहां से ट्रेवल कर रहा था, उसने उस वक्त सड़क पर ये जलता हुआ शोला देखा है। ईरान और इजराइल के बीच इस वक्त बहुत ज्यादा टेंशन है। पहले ईरान ने अटैक किया, अब इजराइल ने बदला ले लिया, लेकिन जब दोनों देशों के बीच में सीधी लड़ाई होगी, सीधी जंग होगी, तो फिर हालात कैसे होंगे? दोनों देशों की मिलिट्री पावर क्या है, दोनों देशों की हवाई शक्ति क्या है, समंदर में कौन कितना मजबूत है, अब ये एक एक करके आपके सामने मैं जानकारी रख रही हूं। सबसे पहले बात करते हैं मिलिट्री पावर की। इजराइल के पास 1,70,000 सैनिक है, तो ईरानी मिलिट्री फोर्स में 6,10,000 सोल्जर्स है। 4,65,000 रिजर्व सैनिक इजराइल के पास है, तो 3,50,000 रिजर्व सोल्जर ईरान के पास है। पैरामिलिट्री फोर्स की बात करें तो इजराइल की क्षमता 35,000 की है, जबकि ईरान के पास 2,20,000 सैनिक हैं। ईरान दुनिया का 14th सबसे बड़ी मिलिट्री ताकत रखता है, तो मिडिल ईस्ट के सबसे बड़ी सैन्य ताकत वाला देश ईरान कहलाता है। ये तो बात हुई मिलिट्री ताकत की। अब जरा एयरफोर्स की ताकत भी आप देखें। अगर दोनों देशों के बीच में ये जंग और ज्यादा बढ़ती है, ये एक्सिलरेट होती है, तो फिर लड़ाई में एयरफोर्स गेम चेंजर की तरह काम करती है, या यूं कहें जीत हार का फैसला काफी हद तक हवाई शक्ति पर ही डिपेंड होता है। अभी एक्सपर्ट हमसे कह ही रहे हैं कि ये जो 2000 किलोमीटर दूरी की लड़ाई है वो इन्फेंट्री के दम पर तो नहीं हो सकती, वो आसमानी लड़ाई ही होगी, ड्रोन के जरिए ही होगी। अगर ईरान और इजराइल में एयर फाइट की बात करें, ताकत की बात करें, तो ईरान से इजराइल की ताकत कई ज्यादा बड़ी है। इजराइल के पास 612 एयरक्राफ्ट हैं, ईरान के पास 551 है। इजराइल के पास 241 फाइटर जेट हैं, ईरान के पास 186 हैं। स्पेशल मिशन जेट इजराइल के पास 23 हैं और ईरान के पास 10। इजराइल के पास 48 अटैक हेलीकॉप्टर हैं, जबकि ईरान के पास केवल 13। एरियल टैंकर की बात करें तो यहां पर भी इजराइल आगे है। इजराइल के पास 14 एरियल टैंकर हैं, जबकि ईरान के पास मात्र 7 हैं। अब जरा इनके टैंक की शक्ति भी आपको बता दें, टेक्नोलॉजी की बात बता दें। ईरान के पास सैनिक ज्यादा है, तो इजराइल के पास टेक्नोलॉजी शानदार है। ईरान के पास मिसाइलें ज्यादा है, तो इजराइल के पास दुनिया का बेहतरीन एयर डिफेंस सिस्टम। ग्लोबल फायर पावर के मुताबिक दुनिया में मिलिट्री रैंकिंग की बात करें तो ईरान 14th और इजराइल 17th पायदान पर है। और ईरान के पास कुल 1,996 टैंक है जो इस वक्त जंग के लिए तैयार हैं, तो वहीं इजराइल के पास 1,370 टैंक है। इनमें से स्वचालित टैंक यानी ऑटोमेटिक टैंक की बात करें तो इजराइल के पास 650, तो ईरान के पास 580 है। रॉकेट आर्टिलरी में भी ईरान से इजराइल आगे है। अब सारे आंकड़े तो मैंने दर्शकों के सामने रख ही दिए हैं। सर, ये कोई जमीनी लड़ाई तो लड़ेगा नहीं, बिल्कुल। और जो ताकत इस वक्त ईरान के पास है भी वो गुजरे जमाने की है। उस ताकत के साथ कितनी लड़ाई लड़ सकता है? नहीं, बिल्कुल जो आप कह रहे हैं बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ईरान के पास पुराने यूएस के एयरफोर्स वाले F5 F6 हैं जिनके पार्ट्स भी नहीं मिल रहे, जिसकी वजह से उनकी मेंटेनेंस भी कमी है। MiG-29 है, तो ये सब उनके पुराने एयरक्राफ्ट हैं, जो कि जबकि इजराइल के पास F-35 जो दुनिया का सबसे पावरफुल आधुनिकतम जहाज है वो है, F-16 है, F-15 है। इसके अलावा जो एयर डिफेंस सिस्टम अगर हम देखें, अभी अमेरिका ने उनको थार्ड दे दिया है, क्योंकि पिछली बार अगर जब ईरान ने अटैक किया था तो कुछ बैलिस्टिक मिसाइल जाने में सफल हो गई थी। देखिए सर, समंदर की भी पूरी हमने जानकारी रख दी है। पनडुब्बी की बात कर ले, युद्धपोत की बात कर लें, इनके अगर बड़ी ताकत अगर समंदर के लिहाज से भी देखें तो उसमें भी जमीन आसमान का फर्क दिखाई दे रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो यानी कि जब हम ताकत की बात करें टेक्नोलॉजिकली, और जो नंबर जाओ यहाँ पे मैटर करते हैं। ईरान एक मिडिल ईस्ट की बहुत बड़ी ताकत है, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि आसपास के देशों में वो काफ़ी लीडिंग ताकत है। कोई उससे पंगा नहीं ले सकता, कि उससे झगड़ा नहीं कर सकता है, क्योंकि इतने टैंक, इतनी इन्फेंट्री, ये सब है। लेकिन जब इजराइल की बात होती है, यहाँ पर लड़ाई होती है हवाई लड़ाई। यहाँ पर 2000 किलोमीटर का गैप है, यहाँ पे मिसाइल, एयरफोर्स वो मैटर करते हैं, जिसमें इजराइल बहुत स्ट्रांग है, नेवी में इजराइल बहुत स्ट्रांग है। तो ये सब देखते हुए, और जज्बे में इजराइल बहुत स्ट्रांग है, कि उनके जो इलेक्ट्रॉनिक्स है, इंटेलिजेंस है। जज्बे की अगर आप बात करें तो ईरान के भी जज्बे में कहाँ कमी है? ईरान ने
ईरान ने अपनी ताकत दिखाने के लिए ही तो इजराइल पर यह वार किया है, जबकि ईरान ये जानता है कि अमेरिका का हाथ इजराइल के साथ है, या फिर हम यूं कहें कि एक अमेरिका का भी अनसेट कॉन्फर्मेशन टू ईरान था कि अच्छा ठीक है, इतना हो गया है तो आप भी एक स्ट्राइक कर सकते हैं ऑन इजराइल, क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता कि महाशक्ति को यह पता ना चले कि ईरान इजराइल पर एक अटैक करने वाला है। बिल्कुल, देखिए ऐसा है कि ईरान की तो इज्जत वाली बात हो गई थी कि इस्माइल हानिया को उनके तेहरान में मार दिया, नसरुल्लाह को मार दिया। अब ये सब कह रहे हैं, हिजबुल्लाह, हूथी, हमास कह रहे हैं जी हमें मार रहे हो, हमें मरवाए जा रहे हो, आप क्या कर रहे हो, आपने तो एक भी मिसाइल फायर नहीं की। तो एक बड़ा प्रेशर बन गया था कि अगर उन्होंने इजराइल के ऊपर ही अपने प्रॉक्सीज के थ्रू लड़ाई जारी रखनी है तो उनको कुछ करना पड़ेगा। यही कारण था कि उन्होंने जो पहले अप्रैल में अटैक किया था, जिसका इजराइल ने टोकन जवाब दिया था, फिर अभी अटैक किया इन्होंने नसरुल्लाह की मौत के बाद। तो करना पड़ा इन्हें, नहीं तो नहीं करते तो कहते थे आप छोड़ो। लोग उनकी बेइज्जती हो रही थी, देश के अंदर बेइज्जती हो रही थी। इसमें अमेरिका की भूमिका आपसे जानना चाह रही हूँ, इस पर हम आगे चर्चा करेंगे, लेकिन फिर कुछ और तस्वीरें इसी अटैक की आपके सामने रख दूं। इजराइल के हमले में केवल ईरान ही नहीं बल्कि पूरा मिडिल ईस्ट इस वक्त धुआं हो रहा है। इजराइल ने इस वक्त कई फ्रंट पर जंग छेड़ रखी है। एक रात में उसने कहां अटैक किया, उसे आप मैप से समझेंगे तभी आप ये समझ पाएंगे कि इजराइल कई फ्रंट पर एक साथ जंग लड़ रहा है और इतनी ताकत है उसके पास। गाजा में हमास के ठिकानों पर इजराइल ने बमबारी की और वो अभी भी लगातार जारी है। लेबनान में हिजबुल्लाह पर इजराइल जमीन से लेकर आसमान तक हमला कर रहा है। कल रात इराक में भी इजराइल ने एयर स्ट्राइक की और इसके अलावा सीरिया में भी जो ईरानी प्रॉक्सी मिलिशिया है उसे निशाना बनाया गया। इन सब के बॉस ईरान को भी यह बताया गया कि ईरान को जो छेड़ेगा ईरान उसे छोड़ेगा नहीं। तो कई फ्रंट पर एक साथ इजराइल ये जंग लड़ रहा है। इजराइल की ताज़ा एयर स्ट्राइक में बेरूत में 28 लोगों की जान चली गई, 139 लोग घायल हुए हैं। इजराइल आसमान और जमीन दोनों तरफ से बेरूत पर जो अटैक कर रहा है उसकी पहले ये तस्वीरें आप देखें। बेरूत पर अटैक की तस्वीर है। बेरूत में ईरान की सबसे क्लोज और स्ट्रॉन्ग प्रॉक्सी हिजबुल्लाह को उसने करीब घुटनों पर ला दिया है। इजराइल ने यह कहा है कि जब तक कि वो हिजबुल्लाह को पूरी तरह से खत्म नहीं कर देता वो उसके ठिकानों पर इसी तरीके से बम बरसाता रहेगा। आपको जानकारी दे दें, इससे पहले इजराइल ने हिजबुल्लाह के टॉप कमांडर हाशिम सैफुद्दीन को मार गिराया था। कहा यह जा रहा है कि हाशिम सैफुद्दीन ही हिजबुल्लाह का अगला कमांडर इन चीफ होता, इसलिए इजराइल ने उसका खात्मा कर दिया। इससे पहले इजराइल गाजा में हमास का करीब सफाया कर चुका है। याहिया सिनवार समेत उसकी टॉप लीडरशिप एलिमिनेट हो चुकी है। गाजा में अभी थोड़े बहुत हमास के लड़ाके बचे हैं जो गुरिल्ला स्टाइल में इजरायली सैनिकों पर अटैक कर रहे हैं, लेकिन जल्द ही वो भी खत्म हो जाएंगे। यही वजह है कि इजराइल ने पूरा फोकस लेबनान और ईरान की तरफ मोड़ दिया है। लेबनान में वो तेजी के साथ हमला करके ईरान के प्रॉक्सी संगठन हिजबुल्लाह को खत्म कर रहे हैं। ये जो इजराइल के बारूदी इंतकाम की हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, हिजबुल्लाह उसके कमर तोड़ दिए, उसकी टॉप लीडरशिप को एलिमिनेट कर दिया। हमास बिल्कुल ही तबाह हो चुका है। अब जो शिया मिलिशिया है उसके ऊपर भी ये अटैक कर रहा है। कई फ्रंट पर एक साथ इजराइल ने जंग तो छेड़ दी है, लेकिन ये रुकेगी कहाँ जाकर और कैसे रुकेगी? देखिए ऐसा है कि कुछ सालों से इजराइल बहुत परेशान हो गया था कि लगातार कभी हमास से हमले हो रहे हैं, कभी हिजबुल्लाह से हमले हो रहे हैं, कभी ये इस्लामिक फ्रंट से हमले हो जाते थे सीरिया या इराक से। तो कहीं ना कहीं एक उनकी पेशेंस जवाब दे गई और जैसे आप ठीक कह रही हैं हमास का ख़त्म कर दिया, तब उन्होंने अपनी अटेंशन हिजबुल्लाह की तरफ मोड़ी और हिजबुल्लाह की लीडरशिप को बड़े ही अच्छे तरीके से इंटेलिजेंस के द्वारा, पेजर के द्वारा पिन पॉइंट अटैक करके 7 मंजिल नीचे छुपा हुआ है वहाँ पर अटैक करके नसरुल्लाह को मारना, बाकी लीडरशिप को ख़त्म करना। वाकई में जो मैं पहली बात कही, सबसे बड़ी ताकत इनकी इंटेलिजेंस की है, जो कि एक बहुत बड़ी चीज़ है। तो ये सब देखते हुए इनको जो अभी जो हमला इन्होंने शुरू किया, जो ऑक्टोपस का हेड है,
उसको इन्होंने कहीं ना कहीं उसकी साख को चोट पहुंचाई। ईरान जैसे कहें हेड है, बाकी हिजबुल्ला, हूती, हमास, इस्लामिक मिलिशिया, ये सब उनकी बाजू हैं, लेकिन एक हेड की साख को भी चोट पहुंचाना बहुत ज़रूरी था कि ज़रूरत पड़े तो हम आपके अंदर घुस के मारेंगे, आपकी सैनिक ठिकानों पर हमला कर सकते हैं और आप रोक सकते हो तो रोको। और अब उन्होंने खुल के कह दिया हमने इनके एयर डिफेंस सिस्टम को पूरी तरह से तो बर्बाद कर दिया है। खत्म होती हुई आप देख रहे हैं, या ये इस वक्त कहीं बीच के मोड़ पर ये जंग खड़ी हुई है? यहाँ से या तो बहुत बढ़ सकती है या फिर खत्म हो सकती है। देखिए, ऐसा है कि सबसे बड़ा सवाल इस समय में होस्टेजेस का है। अगर होस्टेजेस छोड़ दिए जाए तो ये जंग बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगी, लेकिन अभी होस्टेजेस की कोई बातचीत नहीं कर रहा। कई बार ये भी लगता है कि वो बचे भी हैं कि नहीं बचे, या कहाँ छुपे हुए हैं, टनल्स में, हमास में छुपे हुए हैं। तो ये बात देखते हुए एक तो वो इशू हो गया। दूसरी बात यह है कि ईरान कहीं ना कहीं इजराइल को तंग करता जा रहा है, लेकिन जिस प्रकार से इजराइल डील कर रहा है, कुछ समय तो और चलेगी जंग, लेकिन जब तक हिजबुल्ला को उन्होंने काफ़ी और अच्छी तरह से डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे, क्योंकि इजराइल के 70-80 हज़ार तक लोग नदन इजराइल से रिफ्यूजी अपने देश में बने हुए हैं। इजराइल को अपना अस्तित्व का सवाल है। जब तक इजराइल ये महसूस नहीं करेगा कि मैं सुरक्षित हूँ और मेरे दुश्मनों का काफ़ी हद तक खात्मा हो गया है, तब तक जंग नहीं ख़त्म होगी। लेकिन एक बात और है मीनाक्षी जी, कि वो सोच को क्या वो बदली कर पाएगा? क्या ये सोच चलती रहेगी? क्या कुछ लोग मारने से ये अगली जनरेशन में ये सोच नहीं आएगी? ये बात बहुत बड़ा सवाल है। निशान ख़त्म शुरू हो जाता है, कुछ समय के लिए हो सकता है जंग रुके, लेकिन क्या 5 साल बाद दोबारा मुसीबत बनी रहेगी? ये बहुत बड़ी चीज़ है। मतलब जड़ अभी खत्म होने की संभावना नहीं है, जंग खत्म होने की संभावना तब है जब हॉस्टेजेस को छोड़ दिया जाता है। इजराइल के इंतकाम के बाद मिडिल ईस्ट में कैसा खौफ है वो आप समझिए। हालांकि ईरान ये कह रहा है कि उसके एयर डिफेंस सिस्टम ने इजराइल का अटैक नाकाम किया है, उससे थोड़ा बहुत ही नुकसान हुआ है। ईरान की तरफ से अब जवाबी हमले की बात कही जा रही है। आप याद करें इजराइल ने क्या कहा? इजराइल ने यह कहा कि मेरी तरफ से बदला पूरा हुआ, लेकिन आगे अगर फिर से कोई हरकत की जाएगी तो फिर उसका जवाब मिलेगा। और ईरान ये कह रहा है कि अब इसका बदला लिया जाएगा। इजराइल ने यह साफ कर दिया है कि 1 अक्टूबर को ईरान की तरफ से उस पर हुए मिसाइल हमलों का ये जवाब था, उसने केवल सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है। अब अगर ईरान ने कोई गलती की तो उसे खामियाजा भुगतना पड़ेगा। अमेरिका ने भी इजराइल के इस अटैक का समर्थन किया है, कहा है कि इजराइल को अपना बचाव करने का पूरा हक है। अमेरिका ने ईरान को सलाह दी है कि वो इजरायली हमलों का जवाब ना दे, क्योंकि अगर उसने ऐसा किया तो उसे अंजाम भुगतना पड़ेगा। I can now confirm that we have concluded the Israeli response to Iran's attack against Israel. We conducted targeted and precise strikes on military targets in Iran, thwarting immediate threats to the state of Israel. The Israel Defense Forces has fulfilled its mission. If the regime in Iran were to make the mistake of beginning a new round of escalation, we will be obligated to respond. Our message is clear. All those who threaten the state of Israel and seek to drag the region into wider escalation will pay a heavy price. We demonstrated today that we have both the capability and the resolve to act decisively, and we are prepared on offense and defense to defend the state of Israel and the people of Israel. देखिए, ईरान और इजराइल का ऑफिशियल स्टैंड हमने आपके सामने रख दिया। मैं बात अपने देश की करूंगी सर, कि इंडिया की पोजीशनिंग क्या है? इंडिया की पोजीशन बिल्कुल शुरू से साफ रही है कि हम आतंकवाद के खिलाफ हैं। अगर हम हमास के खिलाफ थे, लेकिन पैलेस्टीनियन के साथ थे। हम हिजबुल्लाह के खिलाफ हैं, हम लेबनान के साथ हैं। तो ये बात भारत की बिल्कुल साथ है। हमारी इजराइल के साथ भी दोस्ती है, पैलेस्टीनियंस के साथ भी हमारे संबंध है, हमारे लेबनान के साथ भी संबंध है, ईरान के साथ भी संबंध है। तो भारत की दुनिया में जो आज साख बनी है और जो पोजीशन बनी है, चाहे हम रशिया यूक्रेन वॉर में भी देखें कि अगर रशिया गए थे हमारे प्रधानमंत्री तो यूक्रेन भी गए थे, अभी ब्रिक्स में भी गए हैं, अमेरिका के साथ भी हमारे संबंध हैं,
अमेरिका के साथ भी हम आर्म्स डील कर रहे हैं, रशिया के साथ भी डील कर रहे हैं। तो एक इंडिया ने इस समय जो पॉलिसी रखी है, मेरे ख्याल से एक लॉन्ग टर्म को सोचते हुए और जो इस समय में हालात हैं, मेरे हिसाब से बिल्कुल ठीक हम न्यूट्रल जो पॉलिसी रखे हुए हैं और जो एक हमारा स्टैंड चल रहा है लगातार, वो बिल्कुल दुरुस्त है और शायद इसी चीज़ पर हम आगे चलते रहें तो वही बेहतर रहेगा।